नमस्ते। आज हम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विस्तृत लिखित संविधान का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये सिर्फ कागजों और अनुच्छेदों का कोई पुलिंदा नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीता जागता ढांचा है जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र टिका है। चलिए, बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस जटिल सी दिखने वाली संरचना को डिकोड करते हैं। तो इस पूरे सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही सशक्त घोषणा से। अनुच्छेद 1 ये साफ तौर पर कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब ये सिर्फ कोई भौगोलिक जानकारी नहीं है, ये इस बात का स्पष्ट ऐलान है कि ये देश अपने राज्यों के एक साथ मिलकर खड़े होने से ही वजूद में है। यही एकता हमारी पूरी चर्चा का आधार तय करती है। अब इतने विशाल दस्तावेज को समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? इसलिए इसे आसान बनाने के लिए हम इस पूरे ढांचे को 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। राष्ट्र और नागरिक, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, केंद्र और राज्य प्रशासन, न्यायपालिका और संस्थाएं, और अंत में आपातकाल और संशोधन। सीमाओं को तय करने से लेकर देश को संकट से उबारने तक हम सब कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहला हिस्सा है राष्ट्र और नागरिक, यानी हमारी सीमाएं क्या हैं और यहाँ के लोग कौन हैं। जाहिर सी बात है, बिना जमीन और लोगों के कोई देश तो बन नहीं सकता, और संविधान बिल्कुल यहीं से अपनी नींव रखता है। एक राष्ट्र का निर्माण अचानक नहीं होता, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। सबसे पहले संघ की बात आती है, फिर अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य बनाने या उनकी सीमाएं बदलने का अधिकार सामने आता है, और उसके बाद अनुच्छेद 5 से 11 के जरिए यह तय होता है कि इस देश का नागरिक आखिर है कौन। ये सच में एक देश के निर्माण का बिल्कुल पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब जब देश की सीमाएं और नागरिक तय हो गए, तो ध्यान जाता है दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। ये वो हिस्सा है जो सीधे तौर पर आम लोगों को ताकत देता है। शुरुआत होती है अनुच्छेद 14 से 17 तक, जो समानता की एक बेहद मजबूत नींव रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं, ये कानूनी तौर पर हर तरह के भेदभाव को रोकते हैं, नौकरियों में सबको बराबर का मौका देते हैं और छुआछूत जैसी कुप्रथा को पूरी तरह खत्म करते हैं। एक तरह से ये हमारे आधुनिक समाज का असली आधार हैं। और फिर आता है अनुच्छेद 19, जिसे नागरिक आज़ादी की रीढ़ कहा जा सकता है। ये 6 तरह की आज़ादी की पक्की गारंटी देता है। अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की, संगठन बनाने की, पूरे देश में कहीं भी बेरोक-टोक घूमने और बसने की, और अपना मनचाहा काम या पेशा चुनने की आज़ादी। यही वो आज़ादी है जो लोकतंत्र में जान डालती है। सुरक्षा का ये घेरा अनुच्छेद 20 से 30 तक और भी मजबूत हो जाता है। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देता है, जबकि 21A सुनिश्चित करता है कि शिक्षा सबको मिले। इसके अलावा ये कानून शोषण के खिलाफ एक ढाल बनते हैं और देश की इतनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे अलग और सबसे ताकतवर है, वो है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्योंकि अगर अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे रहें और उन्हें लागू न किया जा सके, तो उनका कोई मतलब नहीं है। ये वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों की रक्षा करने की चाबी सीधे आम लोगों के हाथ में सौंपता है। हालांकि संविधान सिर्फ अधिकार ही नहीं बांटता, बल्कि एक बहुत ही बढ़िया संतुलन भी बनाता है। एक तरफ अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों को कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे ग्राम पंचायतें बनाना, समान नागरिक संहिता की बात करना या पर्यावरण को बचाना। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 51A में उन मौलिक कर्तव्यों की लिस्ट है जो एक देश अपने नागरिकों से निभाने की उम्मीद करता है। आखिर अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू जो हैं। अधिकारों और कर्तव्यों की इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही लाजमी सा सवाल मन में आता है, वो ये कि आखिर ये कानून बनते कैसे हैं और इतने विशाल देश का प्रशासन काम कैसे करता है। चलिए, शासन के इस पूरे ताने बाने को समझते हैं। ये हमारा तीसरा हिस्सा है, केंद्र और राज्य प्रशासन, जिसे हम शासन का दोहरा इंजन भी कह सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे केंद्र की शक्तिशाली सरकार और राज्यों की सरकारें मिलकर इस देश का एक स्पष्ट संघीय ढांचा तैयार करती हैं। अगर हम अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 155 को आमने सामने रखकर देखें, तो एक बहुत ही शीशे जैसी साफ कार्यपालिका संरचना दिखाई देती है। केंद्र में राष्ट्रपति हैं, जिनके पास क्षमादान और महाभियोग जैसी सर्वोच्च शक्तियां हैं, और बिल्कुल उसी के समानांतर राज्यों में यही भूमिका राज्यपाल निभाते हैं।
ये दोहरे प्रशासन का एक बहुत ही शानदार संतुलन है। यही संतुलन कानून बनाने वाली संस्थाओं में भी देखने को मिलता है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संसद है, राज्यसभा और लोकसभा, जो पूरे देश का बजट और बड़े कानून पास करती है। वहीं राज्यों के स्तर पर विधानसभाएं हैं, जो अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाती हैं। ये प्रणाली इस बात की गारंटी है कि केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने स्तर पर बिना किसी टकराव के काम कर सकें। इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए कुछ अहम पदों की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और कैग जैसे पद केंद्र के इंजन को रफ्तार देते हैं। लेकिन बात सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक सीमित नहीं है। अनुच्छेद 243 के जरिए लोकतंत्र को गांवों की पंचायतों और शहरों की नगर पालिकाओं तक पहुंचाया गया है, ताकि बिल्कुल जमीनी स्तर पर भी लोगों की आवाज सुनी जा सके। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, न्यायपालिका और संस्थाएं। जाहिर है, जब इतना बड़ा सिस्टम काम करेगा तो मतभेद और विवाद तो होंगे ही। इसलिए निष्पक्ष रेफरियों की आवश्यकता होती है, जो बिना किसी दबाव के सही फैसला कर सकें। इसके लिए न्याय का एक बहुत ही स्पष्ट पदानुक्रम या कहें तो एक मजबूत व्यवस्था बनाई गई है। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में सबसे ऊपर है। वहीं राज्यों में उच्च न्यायालय हैं, जिन्हें अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की एक बहुत ही खास शक्ति मिली है, ताकि वो हमारे अधिकारों की रक्षा कर सके। और हाँ, सिर्फ अदालतें ही नहीं, कुछ और भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र का खंभा हैं। चुनाव करवाने के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग, पैसों के बंटवारे के लिए वित्त आयोग और सबसे जरूरी अनुच्छेद 326, जो हर वयस्क को वोट देने का अधिकार देता है। ये संस्थाएं ही इस बात की गारंटी हैं कि सिस्टम बिना किसी बाहरी दबाव के अपना काम करता रहे। अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से पर हैं, आपातकाल और संशोधन। ये वो हिस्सा है जो बताता है कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो, तब ये संविधान देश को कैसे बचाता है और बदलते वक्त के साथ खुद को कैसे नया रूप देता है। संकट के समय के लिए एक 3 स्तरीय सिस्टम बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। युद्ध या बाहरी खतरे के लिए राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में सरकार गिर जाने या व्यवस्था फेल होने पर राष्ट्रपति शासन, और अगर कभी देश पर कोई बड़ा आर्थिक संकट आ जाए तो वित्तीय आपातकाल। मतलब परिस्थिति चाहे जो भी हो, देश का अस्तित्व बना रहना चाहिए। ये ढांचा हमारे राजनीतिक इतिहास के बड़े बदलावों का भी गवाह है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 370, जिसमें जम्मू और कश्मीर के लिए पूर्व विशेष प्रावधान शामिल थे, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि संविधान कैसे देश के ऐतिहासिक संदर्भों को भी अपने भीतर पूरी तरह से दर्ज करता है। और अंत में आता है अनुच्छेद 368, संविधान में संशोधन करने की शक्ति। ये अनुच्छेद साबित करता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर या रुकी हुई किताब नहीं है। ये एक जीता जागता दस्तावेज है जो अपने लोगों और वक्त की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। और यहीं पर हमारा ये विश्लेषण एक विचार के साथ खत्म होता है। अगर ये महान दस्तावेज हमारी रक्षा करने और हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए खुद को बदल सकता है, तो क्या हम इसके मूल्यों को बचाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।